नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या हमारे विधायी कार्यों को बाधित करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या वक्फ संशोधन बिल के बहाने देशी विदेशी ताकतें नेक्सस कर गई हैं, आपस में मिल गई हैं और वो एक ऐसा वातावरण बना देना चाहती हैं कि धार्मिक आधार पर टकराव हो, वैमनस्य हो और अल्टीमेटली दंगों की नौबत पैदा कर दी जाए? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, उसमें सभी पक्षों के फीडबैक लेने के लिए, उनकी सुनने के लिए जेपीसी का गठन किया गया था और सरकार की ही पहल पर किया गया था। इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बनाए गए थे और जितनी तेज गति से ये जेपीसी काम कर रही है वो अभूतपूर्व है अपने आप में। ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें ये बिल पेश भी किया जाएगा और पारित भी किया जाएगा। लेकिन जो कुछ इन दिनों घटा है, उससे तमाम तरह की आशंकाएं बलवती हो गई हैं। इसी जेपीसी के एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर फेस निशिकांत दुबे की जो चिट्ठी है जो जगदम्बिका पाल को लिखी गई है, उसमें जांच की मांग की गई है कि जो फीडबैक आए हैं और जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। 1,25,00,000 के आसपास फीडबैक आए हैं, जबकि किरण रिजिजू जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका कहना ये था कि हम तो ये सोच रहे थे कि 1,000 फीडबैक भी आ जाएंगे तो ये एक बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन 1,000 नहीं साहब, 1,25,00,000 फीडबैक आए हैं। और निशिकांत दुबे ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेवात नूह के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मामन खान, उन्होंने जिस तरीके के भाषण दिए हैं और जिस तरह हिंदुओं को धमकाया है और ये कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद उनको ये इलाका छोड़ कर के भागना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे। इस पर चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे बैठा है, या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनकी शिकायत क्यों नहीं की है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो और विषय हैं साहब, और वो भी हमें ये इंगित करते हैं कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेप लिए हैं और जिस तरीके से फिर से हिंदुओं को एकजुट किया है, हिंदुओं के हितों की चिंता की है, उसका असर अब हमें कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी साफ-साफ दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश में जो 6 विधायकों ने बगावत की थी, उनमें से एक चेहरा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का भी था और उनकी एक फेसबुक पोस्ट ने ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, जो कमजोरी है, उसको फिर सड़क पर ला दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे और समय रहा तो फिर अरविंद केजरीवाल बार-बार मोहन भागवत की शरण में क्यों जा रहे हैं, उस पर भी टिप्पणी लेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम जी, निशिकांत दुबे ने जो जगदम्बिका पाल को चिट्ठी लिखी है, उसमें ये कहा गया है कि साहब 1,25,00,000 फीडबैक आना, ये आश्चर्यजनक भी है
और अभूतपूर्व भी है। पूरी दुनिया में संसदीय प्रणाली में किसी विधेयक पर इतने फीडबैक शायद ही आए हों। उनका कहना ये है कि ये सीधे-सीधे विदेशी हस्तक्षेप का मामला बन रहा है और जो भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता है, उसके लिए भी ये एक खतरा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जो कट्टरपंथी संगठन है, जाकिर नाइक है, आईएसआई है, चीन जैसी विदेशी ताकतें हैं, ऐसा लगता है कि ये फीडबैक उनकी शह पर हुए हैं, उनके वित्त पोषण के आधार पर हुए हैं। और अगर ये ऐसा है और अगर ये संगठित अभियान है, तो फीडबैक की एक हिस्से की जो बड़ी सामग्री है, उसकी भाषा शैली एक जैसी है, ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। उन्होंने फीडबैक के ओरिजिन की जांच की भी मांग की है। ये मामला बहुत गंभीर और संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुपम जी। देखिए, ये इंटरनेट के इस दौर में लगातार हम देख रहे हैं कि अलग-अलग देश दूसरे देशों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके देशों में चुनाव को लेकर और तमाम मुद्दों पे दखल-अंदाज़ी की जा रही है। आप ये देखें, अमेरिका रूस पे आरोप लगाता है, चाइना पे आरोप लगाता है, रूस अमेरिका पे आरोप लगाता है, तमाम देश लगाते हैं। हमारे यहाँ तो राहुल गांधी जाके बाकायदा विदेशी मुल्कों से अपील ही कराते हैं कि आप हमारे यहाँ दखल-अंदाज़ी कीजिए। बांग्लादेश में जो हुआ आपने देखा ही देखा। ऐसे में अच्छा, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर जाएँ, तो पता भी चलता है बहुत ढेर सारे बेकार हैंडल्स हैं, एकदम फर्जी हैंडल्स हैं, जो कि सिर्फ़ सोशल मीडिया पे आग भड़काने का काम करते रहते हैं और ख़ास तौर से हिंदू समाज के अंदर विभिन्न जातियों को लड़ाने का काम करते रहते हैं। जब इनको ट्रैक किया जाता, कभी एफआईआर हो जाती, पता चलता साहब ये हैंडल यहाँ से काम ही नहीं कर रहा था। फला हैंडल कनाडा से काम कर रहा था, फला हैंडल लाहौर से काम कर रहा था, फला हैंडल कोरिया से काम कर रहा था, वियतनाम से काम कर रहा था, अमेरिका से काम कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा लगातार हो रहा है और बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसलिए मैंने हमेशा कहा जाए सोशल मीडिया पे साहब कम से कम भारत के अंदर अकाउंट बनाने के लिए भारत सरकार को आधार की अनिवार्यता कर देनी चाहिए कि सोशल भारत में वही अकाउंट नजर आएंगे जिनमें आधार कार्ड लगा होगा, जो कि ऑथोराइज्ड होंगे, जो कि वेरीफाइड होंगे। तो कम से कम ये फर्जी जो चल रहा है मामला खत्म हो। अब रही बात वक्फ बोर्ड के ये जो फीडबैक मांग रहा था, किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उनका 1000 फीडबैक भी आ जाते हैं तो लगता है बहुत आ गया। फीडबैक अभी जब शिक्षा शिक्षा नीति बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसमें भी फीडबैक मांगे। तो कोई भी जब नई नीति आती है तो सरकार फीडबैक बाकायदा विज्ञापन देख के फीडबैक मांगती है। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि साहब जब जनता को सचमुच कानून बनाने में और सरकार चलाने में एक प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, तो सामान्य तौर पे लोग आगे नहीं आते हैं। कम से कम शिक्षाविदों से और टीचरों से तो अपेक्षा की जाती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है, पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है, प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि लिखें और अपने अपने फीडबैक दें। तो साहब 1000 फीडबैक भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात कहलाती है। तो साहब 1000 क्या, लाख क्या, 10 लाख क्या, ये सवा करोड़ फीडबैक आ गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और उसमें से जो मेजॉरिटी फीडबैक है उसकी एक ही लाइन है, एक ही वर्डिंग है। अच्छा, इसका एक कारण और भी है साहब। वो मैंने अपना जो चैनल चलाता हूँ घूमता है ना, उसमें मैंने इसे पूरा शो किया था, दिखाया था कि किस तरह मुसलमानों के घर घर में मैसेज जा रहे हैं। पूरा मैसेज तैयार है, आपको सिर्फ क्लिक करके फीडबैक दे देना है। तो एक एक घर से 10-10, 12-12 मैसेज जा रहे हैं। तो मैसेज तो वही जो मैसेज का प्रारूप है, जो उसका मजमून है, जो उसका नमूना है, तो वो तो वही है साहब। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है। रही बात चीन की दखलंदाजी की या अमेरिका की दखलंदाजी की, तो इससे कौन इनकार कर सकता है भाई। हमारे यहाँ चुनाव होता है और अमरीकी राजदूत और अमरीकी दूतावास के अधिकारी और अमेरिका के डिप्टी मिनिस्टर डोनाल्ड लू घूम घूम के सारे विपक्ष के नेताओं से मिलने लगते हैं। आपसे क्या लेना देना भाई, मतलब ये कौन सी बात हुई। आप खड़े होकर एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने लगते हैं, जैसे बांग्लादेश में जाके खालदा जिया के लोगों से मिले थे डोनाल्ड लू, जैसे वहां जाके जमाते इस्लामी जो कि बैंड पार्टी थी उससे मिले थे। तो ये भी कश्मीर भी चले जाते हैं, ओवैसी के पास भी चले जाते हैं, हर सब जगह घूम घूम के ही अपना मोर्चा बनाने लगते हैं और खुलेआम कर रहे हैं, कोई लुका छुपी नहीं है। बल्कि जिसके पास जाते हैं वो आदमी का फोटो पोस्ट करता है, ट्वीट करता है। तो अब जब चुनाव तक में दखलंदाजी दे रहे हैं, हर चीज में दखलंदाजी दे रहे हैं। सी डबल ए का हमारे यहाँ मूवमेंट हो रहा था, एंटी सी डबल ए।
हर चीज पे बताइए, अमेरिकी सेनेट पे कमेंट होता है ये सही है ये गलत। अरे यार तुम कौन हो, तुम काम का तुमसे सर्टिफिकेट मांगा है? हाँ, तो ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। मतलब आप समझिए 77 साल में 78 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जो विदेश मंत्रालय है वो भी इस तरह के बयान जारी करने लगा है कि अमेरिका में हो रहे गंभीर हालात पे हमारी नजर है। तो जो बयान हमेशा उधर से इधर आते थे, अब ये बयान इधर से उधर भी जा रहे हैं। लेकिन उनकी आदत है, वो छेड़छाड़ मानेंगे नहीं। और उनको आदत, मतलब उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब है कि साहब कल का एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनकी आंखों में आग डाल के बात कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं वहां पे। अमेरिका के ठेके लेके फ्रांस को दे दे रहा है। हाँ, आपने अभी देखा कि जो जिन ठेकों पे अमेरिका अमेरिका देखिए, जब अभी ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन चाहिए थी, उन्होंने फ्रांस से ठेका लिया, फ्रांस को ठेका दिया। अमेरिका ने वो ठेका तोड़वा के उसकी 4 गुनी कीमत पे अपनी सबमरीन बेच दी। फ्रांस पछताता रह गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका से ठेका लेके फ्रांस को दे दे। अमेरिका वाले अपना हवाई जहाज बेचते चले गए, हमने वहां से सबमरीन भी ले ली, हमने राफेल भी ले लिया। हम और अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है तो अजीत डोभाल फ्रांस गए। तो अमेरिका की कैसे बर्दाश्त होगा भाई, कैसे बर्दाश्त होगा? किसी की इंडिपेंडेंस तुमको कहाँ कहाँ बर्दाश्त है पश्चिमी और ताकतों को? अजीत डोभाल जो हैं, चूंकि 1-to-1 मुलाकात करके आए थे राष्ट्रपति पुतिन से, मोदी का संदेश देने देने गए थे, इसलिए उन पर एक अदालत से समन जारी करवा दिया, और वो भी पन्नू की याचिका पर। वो भी आप जान ले, उस सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अजीत डोभाल अगर अमेरिका भी जाते हैं तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होगी। अभी आने वाले कुछ दिनों में 2 कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें अजीत डोभाल का अमेरिका जाना तय है, तो वो वहां जाने से कोई गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी वो सिविल सूट है। और दूसरी बात ये कि साहब ये सब लोग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके जाते हैं। मुकदमे तो वहां नरेंद्र मोदी पे भी कर रखे हैं प्रधानमंत्री को उन लोगों ने, कहे थोड़ी मोदी को आप गिरफ्तार कर लेंगे। वो पुतिन साहब के खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट निकला हुआ है। वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी के राष्ट्राध्यक्ष को और किसी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अभी अजीत डोभाल जिस समय हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में खड़े हैं, हमारे हमारे ये जो डोभाल साहब हैं वो फ्रांस में बैठ के अमेरिका के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। जो ठेके तुमको मिलने चाहिए तो वो ठेके फ्रांस को दे रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि एक कारण नहीं होता है, और ढेर सारे कारण होते हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका ये चाहता है कि साहब वो चीन के मुकाबले भारत को खड़ा कर दे, दूसरी तरफ ये भी चाहता है कि इतना ना खड़ा कर दे कि साहब हमारी हम हमसे लंबा हो जाए भारत। तो ऐसे सब चलता रहता है। चाइना भी चाहता है कि वो भारत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ भारत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो ये भी चाहता है भारत उससे दब के रहे और अरुणाचल प्रदेश उसको दे दे। तो सबकी अपनी, देखिए एक पुराना मुहावरा है साहब कि शतरंज अंतरराष्ट्रीय राज। शतरंज की चालें चली जा रही हैं, लेकिन शतरंज में तो 2 गोल्ड मेडल हमने ही जीते हैं अभी अभी। दो नहीं, हमारे 10 बच्चे जीत के आए। 10 बच्चे जीत के आए। दो तो एक परिवार से हैं, भाई बहन। बहरहाल देखिए, एक पुराना एडाज है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अगर कुछ परमानेंट होता है तो हमारे हित होते हैं, एक देश के हित। वो हित जो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक हमेशा चाइना के हाथों में गिरवी रहती है, दूसरे देशों के हाथ में गिरवी रहती है। तो साहब अगर ऐसे में चाइना हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा है, और निशिकांत दुबे देखिए एक पुराने सांसद है, वरिष्ठ सांसद है, ऊट पटांग बयानों के लिए नहीं जाने जाते निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे को, बल्कि तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात चलती है कि निशिकांत दुबे अभी तक मंत्री क्यों नहीं हुए। ये भी अपने आप में बड़ा ही एक अजीबोगरीब बात है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी संयत, बड़ी गंभीर बात करते हैं। और आप कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को निशिकांत दुबे के बयानों से दूरी बनानी पड़ी हो, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसके लिए भाजपा को ये कहना पड़ा हो ये उनकी निजी राय, हमसे मतलब नहीं है। बड़ा नपा तुला बयान देते हैं। और ऐसे में अगर निशिकांत दुबे हमारे एक सांसद ये मामला उठा रहे हैं तो ये गंभीर मामला है सर मेरी समझ में। और ये कहना कि निशिकांत दुबे के उठाने पर ही भारत सरकार सतर्क होगी, मैं नहीं मानता। हमारी एजेंसियां पहले भी सतर्क रही हैं। डोनाल्ड लू जब तमिलनाडु का दौरा करते हैं तो पूरी आईबी और रॉ सब एकदम खड़कन तो जाती है और भाग दौड़ करने लगती है। ऐसा नहीं है, नजर होगी, बिल्कुल नजर होगी। लेकिन एक बात वही है कि साहब
सोशल मीडिया और इंटरनेट की एज पे एक लिमिट के आगे आप रोक टोक लगा नहीं सकते। इसका मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी पिछले साल 2023 में भारत सरकार ने एक मैकेनिज्म, एक अथॉरिटी बनाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पे फर्जी मैसेजेस को और फेक रिपोर्ट, फेक न्यूज को रोका जा सके। बम्बई हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया अभी पिछले, केवल फैक्ट चेक करने के लिए। केवल फैक्ट चेक करने के लिए उसको खारिज कर दिया। और ये कहा, मैं तो ऑर्डर पढ़ रहा था सर, मैं तो ऑर्डर पढ़ रहा था, 2-1 से। एक है, मतलब ये एक विभाजित जजमेंट है, 2 जजों ने खारिज कर दिया, 1 ने अपहोल्ड किया। तो उन्होंने ये तक कहा कि सरकार का हक नहीं है कि वो लोगों को गलत जानकारी प्राप्त करने से रोक सके। फिर सुन लें, सरकार को इख्तियार नहीं है, सरकार को हक नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है कि लोगों को गलत जानकारी पाने से रोक सके। अब बताएं ओमकार जी, आप बताएं, आप वरिष्ठ। नहीं, सीधी सी बात है, ये अदालतें जो हैं सरकार को प्रवोक कर रही है कि वो कानून सख्त करे। बड़ी सीधी सी बात। अगर आप फैक्ट भी चेक नहीं करने देंगे सरकार को, तो निगमन करना तो जरूरी है हर चीज का, और निगमन नहीं हो रहा है तो ओटीटी पे आप देख लीजिए क्या परोसा जा रहा है। ये अपने आप में एक अलग बहस का विषय है, कभी फिर शो करेंगे इस पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये जो निशिकांत दुबे का पत्र है, इसके आगे एक और चिंता का विषय है साहब। इस पत्र की तो जांच पड़ताल होगी। जो फेक फीडबैक आए होंगे, संगठित अभियान के तहत आए होंगे, हो सकता है कि जेपीसी उनको एक तरफ दाई दिशा में बढ़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये कितना वैधानिक होगा नहीं होगा, ये भी अपने आप में बहस का विषय है। लेकिन ये जो नूह दंगों में जेल गया था कांग्रेस का प्रत्याशी, मुस्लिम विधायक, वो जो हिंदुओं को सरेआम धमका रहा है, मामन खान, इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है साहब? चुनाव आयोग क्यों चुप्पी साधे बैठा है? और भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से माहौल बना देना चाहिए था वहां पूरे हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है साहब इसमें, और जितना उन्होंने भी बड़े चेतावनी के लहजे में कहा है कि मामन सिंह को इस तरह के बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, वरना ये बयान उन पर भारी पड़ सकता है। अगर कल हरियाणा में भाजपा सरकार लौट आई तो मामन सिंह को इसको झेलना पड़ेगा। आप मामन मान खान लीजिए, जी। मामन खान को ये झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो हालात है उसमें भाजपा सरकार मुझे बहुत मजबूती से लौटती नजर नहीं आ रही है। मामन खान को भी शायद इसी बात का गुरूर है, आइडिया है। और वो बयान नहीं है, वो चेतावनी है सीधे सीधे। वो एक तरह से नोटिस है। वो तो कह रहे हैं कि हम आपको मेवात से और हरियाणा से निकाल कर दम लेंगे हिंदुओं। धमकी दे रहे हैं, सीधे सीधे हाँ धमकी है। हाँ, नहीं नहीं, वो मामन खान ये बात कह रहे हैं, इसमें कौन नई बात कह रहे हैं ओंकार जी। बड़ी बात ये है कि इतना सुनने के बाद हिंदू जाके उनको वोट डाल के आ रहा है या डेर डाल के आएगा, ये बड़ी बात है, ये सोचनी है। अनुपम जी, एक चौंकाने वाली खबर है, और मैं स्क्रीन साझा करके अपने दर्शकों को भी ये दिखाता हूं। ये चौंकाने वाली खबर है हिमाचल प्रदेश से। ये इस समय कैबिनेट मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, कांग्रेस सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। और इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, वो पोस्ट ही मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये है पोस्ट। वो इन्होंने लिखा है, हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और नीचे लिखा है इन्होंने, जय श्री राम, और ये 3 ध्वज लगे हुए हैं। क्या कहेंगे अनुपम जी, ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस शासित प्रदेश है, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये
आदित्य सिंह जो हैं ये उन 6 एमएलए में से भी थे जिन्होंने बगावत कर दी थी सुक्खू सरकार के खिलाफ। बाद में कुछ सीटें तो वैकेंट घोषित कर दी गई थी क्योंकि उन सब की सदस्यता चली गई थी। चुनाव हो गए थे, कांग्रेस के एमएलए अधिकांश सीटों पर जीत करके आ गए थे। विक्रमादित्य सिंह को मना लिया गया था, उनकी माताजी को मना लिया गया था और ये फिर कांग्रेस में ही रह गए थे, वरना बगावत तो ये भी कर रहे थे। ये कांग्रेस नेतृत्व की नीति के विरुद्ध अयोध्या भी गए थे जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ था। ऐसे में इन्होंने जो स्टैंड लिया है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो स्टैंड लिया है वही इन्होंने लेने का ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? घटनाक्रम पे बाद में आते हैं साहब, पहले मैं आपका जो पोस्ट आप जिक्र कर रहे हैं मैं उस पोस्ट को दिखा दूं। उन्होंने कहा है, इसको पढ़ें, हिमाचल में भी ऐसा होगा, यानी वो यूपी का रेफरेंस दे रहे हैं। नीचे जय श्री राम कर दे रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगा दे रहे हैं। कमाल देखे सर, योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के पोस्ट किया है साहब। दिस इज सो फनी। मतलब, और योगी का जो पूरा आदेश है उस पूरे आदेश को नीचे स्क्रीनशॉट दिया। ऐसे तो केशव मौर्य ने पोस्ट नहीं किया, ऐसे तो भाजपा मंत्रियों ने पोस्ट नहीं किया जैसे विक्रमादित्य सिंह ने किया। ऐसा हिमाचल में भी, उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल में भी। और दूसरी चीज गौर करें कि निर्देश जारी हो चुके हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। तीसरी चीज गौर करें कि योगी का फोटो। चौथी चीज जो गौर करें कि योगी का पूरा आदेश। और पांचवी और आखिरी लेकिन सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है, जय श्री राम। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए इसकी शुरुआत आपको नजर आती है जब वो एक अवैध मस्जिद की मामला का चल रहा था, तो सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह ने जी हाँ। एकदम सबको विधानसभा में ये कह के चौंका दिया कि साहब अवैध मस्जिद है तो गिरेगी और क्या। और दूसरी बात उन्होंने कहा साहब घुसपैठियों की, मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वो तो यहां तक चले गए, मुझे लगता नहीं किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से व्यक्तिगत रूप से देखा है कि मुस्लिम घुसपैठिए हमारी महिलाओं को छेड़ते हैं, उन पे भद्दे कमेंट करते हैं, बाजार में चलने लायक नहीं बचता। आपको याद आता है सर किसी सीनियर पॉलिटिशियन ने ऐसा कमेंट किया? और और कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और विधानसभा में और साहब एकदम सुक्कू हक्के बक्के। और विक्रमादित्य सिंह उस समय इनके बगल में बैठे थे और लोगों ने इसको नोटिस किया कि जब अनिरुद्ध सिंह बयान दे रहे थे तो विक्रमादित्य सिंह मुस्कुरा रहे। उसके बाद एक ज्वाइंट दौरा होता है सर, ज्वाइंट दौरा होता है, विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह साथ साथ मस्जिदों का दौरा करते हैं। फिर तीसरा का डेवलपमेंट, विक्रमादित्य सिंह का बयान आता है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत है। जिस वक्फ बोर्ड पे पूरे भारत के विपक्ष एक है कि साहब एकदम जैसे दुर्योधन कहता था सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा, उस तरह की साहब एक कॉमा फिर स्टॉप नहीं बदलने देंगे। उस पर विक्रमादित्य का बयान आता है कि वक्फ बोर्ड पे बदलाव की जरूरत होती है और आज आपने ये देख लिया, ये इनका महकमा, इन्होंने आदेश निर्देश जारी कर दिए। अब आप ये बताएं, इसमें इनको मुख्यमंत्री की जरूरत भी नहीं लेनी पड़ी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इनका महकमा है, इनका डिपार्टमेंट है, इन्होंने तवाक से बयान जारी कर दिया। मतलब साहब जैसे मैं राजनीति देख रहा हूं, मेरे लिए ये बड़ा भारी झटका है, बहुत ही बड़ा झटका है। फिर देखें आप, बहुत ध्यान से सुने ओंकार सर, मैं जो बात कहने जा रहा हूं और आपके शो पे 1000 बार कह चुका हूं। पहली बात तो मैं कई बार से कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश ने हिंदू पुनर्जागरण शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश ने दिखा दिया कि अगर हिंदू सड़क पे आए तो क्या हो सकता है। और आज साबित हो गया कि जिस दिन हिंदू सड़क पे उतरेगा उस दिन सरकारें अपनी नीति और नियति दोनों बदल देंगी। उनकी मतलब उनकी नियति भी बदल जाएगी, उनकी नीति भी बदल जाएगी और हिंदुओं की नियति बदल जाएगी। हमारा भविष्य बदल जाएगा जिस दिन हिंदू सड़कों पे उतरेगा। और फाइनली
ओंकार सर, अब ये भी समझ में आ रहा है कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल प्रदेश को क्यों इनकार कर दिया और राजस्थान से क्यों चले गए। कहीं ना कहीं राजस्थान राजस्थान को हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा एक बात और सोचें कि अब जबकि पूरी की पूरी इनकी सरकार 2 वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्ट्री, आधा दर्जन विभाग लेके इस तरह की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इसको डिफेंड कैसे करेंगे इस बात? राहुल गांधी मतलब अब मैं तो ऐसा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये बात सही साबित होगी कि नहीं होगी। अगर कांग्रेस हरियाणा में आती है तो शायद एक स्टेट वो लूज भी करेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो अनयूजुअल है। ये वो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट पर ही है। ये नीचे इन्होंने देखिए योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगाया हुआ है। ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। मामूली नहीं सर, अकल्पनीय है और मतलब अनप्रेसिडेंटेड, आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका इसका मतलब ये है कि हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ घटनाएं तो हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा घट रहा है जो एक कहना चाहिए कि राजनीतिक विस्फोट की शक्ल ले सकता है कभी भी। अगर ऐसा हो जाए तो किसी को अब आश्चर्य नहीं होगा। और चलिए साहब, आखिर में एक और विषय पर चर्चा कर लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल आजकल मोहन भागवत की शरण में बार बार जा रहे हैं। जंतर मंतर पर भी कह रहे थे उनसे कि साहब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, वो रिटायर क्यों नहीं हो रहे। मतलब अभी तो 75 साल के नहीं हुए, 74 साल के ही हुए अभी 17 सितंबर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी से 75 साल के बाद की चिंता हो रही है। तो कह रहे थे कि आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, जोशी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को कर दिया, मोदी जी को क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब ये 74 में ही मुक्ति पा लेना चाहते हैं मोदी जी से। तो एक तो मोदी जी से इतनी परेशानी क्यों है इनको। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो आज मोहन भागवत से कहा है, उसमें कहा है कि साहब बेईमानी से सत्ता हासिल करना, क्या आरएसएस ने बीजेपी से ऐसी कल्पना की थी। और चिट्ठी लिख करके कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। वो सवाल जो हैं, मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो इस कार्यक्रम के 10 मिनट और चले जाएंगे, पर मोटे तौर पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये वो इनके सवाल हैं। देश भर में तरह तरह के लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टी की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह की चुनी हुई सरकारें गिराना देश और लोकतंत्र के लिए सही है। फिर दूसरे में लिख रहे हैं, देश के कुछ नेताओं को खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा, उनके कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। फिर तीसरा पॉइंट है कि भाजपा वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि भाजपा पथ भ्रमित हो रही है तो उसे सही रास्ते पर लाएं। ये सब क्या है साहब। इतना रुदन, इतना क्यों रो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, पहली बात तो ये देखें कि बड़ी मजेदार बात ये है कि आरएसएस से ये कहना कि भाजपा को संभालो, अगर भाजपा का मैं प्रवक्ता होता तो मैं जॉर्ज सोरोस से कहता अरविंद केजरीवाल को संभालो। मतलब ये तो वही मतलब आप देखें। दूसरी बात, यार तुम भाजपा को क्यों ठीक करने को लगे हो? तुम्हारा काम भाजपा को ठीक करना है। अरे अपनी पार्टी ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, नंबर 2। नंबर 3, तुम कह रहे हो भाजपा ने जिसको भ्रष्ट कहा उसका साथ ले लिया। अरे यार, कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? इस देश में एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जिसको अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद करने की धमकी ना दी हो, और एक भी ऐसा नेता नहीं बचा जिसके पैरों पे अरविंद केजरीवाल लौटे ना हो। मतलब कौन कह रहा है ये तमाम। और फाइनली एक बात कह दूं कि अगर जंतर मंतर पे वो आज आरएसएस और मोहन भागवत से अपील कर रहे हैं, तो मैं लोगों को याद दिला दूं, कम लोगों को ज्ञात हो शायद, कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को इन्होंने अपना गुरु और नेता आरएसएस के ही कहने पर बनाया था। आरएसएस के ही कहने पर बनाया था
शुरू और में हमारा तो भारत माता का चित्र लगाया गया था पीछे की तरफ। और भारत माता की का चित्र और भारत माता की जय। और ये किससे छुपा है कि अरविंद केजरीवाल को आगे लाने में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था, कांग्रेस गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति की कहानी भस्मासुरों की कहानी है। आरएसएस भारतीय राजनीति की कहानी भस्मासुरों की कहानी है। ये भस्मासुर आरएसएस ने पैदा किया है। तो भस्मासुर अब संकट में है तो शिव जी के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? ओंकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई नमस्कार मुद्दों सर। पर बहुत बेहतरीन राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच।